सुप्रभात छात्राओं। सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर सीमा गौर पोषण विशेषज्ञ आप सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ। पिछले अध्ययन सत्र में हमने वसा विलेय विटामिन ए एवं डी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग विटामिन ई के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन सत्र में हम लोग वसा विलेय विटामिन ई के बारे में अध्ययन करेंगे। विटामिन ई की खोज सन 1922 में इवांस तथा बिशप ने की थी। इन्होंने अपने प्रयोगों एवं अनुसंधानों से यह सिद्ध किया कि चूहों में सामान्य प्रजनन क्रिया को संपन्न करने के लिए एक तत्व की आवश्यकता होती है तथा यह तत्व कच्ची वनस्पतियों में पाया जाता है। इन्होंने इस तत्व का नाम विटामिन ई दिया। सन 1924 में वैज्ञानिक शूरे ने इसे बाध्यता प्रतिरोधक पदार्थ अर्थात एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर का भी नाम दिया। 1936 में इवांस और उसके साथियों ने इसे गेहूं के भ्रूण के तेल में विटामिन ई को शुद्ध रूप में अलग किया तथा इसके रासायनिक संरचना के अनुरूप इसका नाम अल्फा बीटा टोकोफिरोल रख दिया। टोकोफिरोल एक ग्रीक शब्द टोकोस तथा फिरोल से बना है। टोकोस का अभिप्राय है शिशु को जन्म देना तथा फिरोल का अभिप्राय है संपन्न करना एवं ऑल का तात्पर्य एक अल्कोहल है। इस प्रकार टोकोफिरोल को अगर हम संपूर्ण रूप में देखें तो यह एक अल्कोहल है जो कि शिशु को जन्म देने तथा जन्म देने की प्रक्रिया के लिए महत्व रखता है। रासायनिक संगठन की जब हम बात करते हैं तो यह विटामिन वसा में घुलनशील है तथा यह दो रूपों में पाया जाता है, टोकोफिरोल तथा टोकोट्रिनोल। उपरोक्त दोनों ही प्रकारों में से टोकोफिरोल अधिक क्रियाशील होता है। यह टोकोफिरोल भी 3 प्रकार का है, अल्फा, बीटा तथा डेल्टा, जिसमें से अल्फा टोकोफिरोल सर्वाधिक क्रियाशील है। अल्फा टोकोफिरोल की रासायनिक संरचना का सूत्र आप स्लाइड में देख रहे हैं। यह 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन का व्युत्पन्न अर्थात डेरिवेटिव है, जिसमें एक फाइटाइल शर्करा होती है जिसमें 3 मिथाइल समूह 5वें, 7वें तथा 8वें स्थान पर रहता है। इसका रासायनिक सूत्र C29H50 एवं O2 है। BA गृह विज्ञान के छात्रों को यह सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु BSc गृह विज्ञान के छात्रों को यह सूत्र आना चाहिए। रासायनिक विशेषताओं की बात करते हैं तो विटामिन ई पीले रंग का तेल जैसा पदार्थ है जो वसा तथा वसा गोलकों अर्थात फैट सॉल्वेंट में घुलनशील है। यह ताप एवं अम्ल के प्रति स्थिर रहता है, क्षारीय माध्यम में धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है तथा इसकी कार्यक्षमता घट जाती है। विटामिन ई को ऑक्सीकरण प्रतिरोधक पदार्थ भी कहते हैं क्योंकि विटामिन ई की उपस्थिति में वसा का ऑक्सीकरण नहीं होता। इसी कारण वसा जैसे कि घी तेल में दुर्गंध या सड़ांध उत्पन्न नहीं होती। इसी विशेषताओं के कारण विटामिन ई तथा कैरोटीन का ऑक्सीकरण नहीं होता और ये दोनों ही हमारे शरीर में भली भांति कार्य कर पाते हैं, किंतु बहुत अधिक रैंसिड अर्थात दुर्गंध युक्त वसा में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों में विटामिन ई का अपघटन अर्थात डिकम्पोजिशन हो जाता है। विटामिन ई के अवशोषण के लिए अगर हम देखें तो विटामिन ई का अभिशोषण अर्थात अवशोषण छोटी आंत में होता है, किंतु इसके लिए वसा का पित्त रस रहना बहुत आवश्यक है। वसा एवं पित्त रस की अनुपस्थिति में विटामिन ई का अवशोषण नहीं हो पाता। वसा तथा वसा में घुलनशील अन्य विटामिनों के साथ विटामिन ई रक्त में अवशोषित हो जाता है तथा रक्त वाहिनियों के द्वारा शरीर के सभी ऊतकों एवं कोशों में पहुँचाया जाता है। विटामिन ई का संग्रह यकृत, मांसपेशियों, एडिपोस टिश्यू अर्थात चर्बी की ऊतक तथा शरीर के अन्य अवयवों में होता है। यकृत में इसका संग्रहण सबसे अधिक होता है। एक वयस्क व्यक्ति के रक्त प्लाज्मा में इसकी मात्रा 0.9 से 1.2 मिलीग्राम विटामिन ई प्रति 100 मिलीलीटर होती है। विसर्जन अर्थात एक्सक्रीशन भोजन के द्वारा ग्रहण किया गया विटामिन ई का आधे से अधिक भाग मल के द्वारा विसर्जित हो जाता है। विटामिन ई के कार्य: पहला, विटामिन ए तथा कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से रोकना, यानी कि टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ई एंड बीटा कैरोटीन। विटामिन ई में ऑक्सी प्रतिरोधक एवं तत्व एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। अपनी इसी विशेषता के कारण विटामिन डी आंतों में
कैरोटीन तथा विटामिन ए के ऑक्सीकरण को रोकता है। इस प्रकार यह विटामिन ए तथा कैरोटीन को नष्ट होने से भी बचाता है और इसके अतिरिक्त ये तंतुओं में पाए जाने वाले असंतृप्त वसी अम्ल के स्व ऑक्सीकरण को रोकता है। विटामिन ई के अभाव में असंतृप्त वसी अम्लों का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा परिणामतः तंतुओं में पीले व भूरे रंग के पदार्थ भर जाते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। विटामिन ई आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह लाल रक्त कणिकाओं को ऑक्सीकारक पदार्थों जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड से टूटने फूटने से नष्ट होने से बचाता है। विटामिन ई के अभाव में आरबीसी का निर्माण ठीक तरह से नहीं हो पाता तथा यह वृहद आकार अर्थात लार्ज साइज की ग्रहण कर लेते हैं, जिसे हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी होता है। इसी कमी से मैक्रोसाइटिक रक्ताल्पता रोग हो जाता है। कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाने के लिए था टू मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल्स। विटामिन ई कोशिकाओं के आवरण की रचनात्मक एकता अर्थात संरचना को भी बनाए रखता है। इसके अभाव में कोशों की रचनात्मक एकता बिगड़ जाती है तथा कोशिकाओं का बाह्य आवरण या झिल्ली नष्ट होने लगती है। प्रजनन में सहायक। विटामिन ई सामान्य प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से स्त्री तथा पुरुष दोनों ही की प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। यौन हार्मोन का स्रावन अनियमित हो जाता है, अनियंत्रित एवं अति संतृप्त हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। इसी कारण इसे बंध्यता प्रतिरोधक पदार्थ एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के चयापचय में। विटामिन ई का न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के चयापचय में महत्वपूर्ण योगदान है। यह हीम प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल तथा विटामिन डी की उपयोगिता को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ये वसा विलेय विटामिन है। मांसपेशियों की सामान्य प्रक्रिया में विटामिन ई सहायक है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग में विटामिन ई काफ़ी मात्रा में होता है और इसके अभाव में हृदय के ऊतकों एवं पेशियों में कई विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन ई को यकृत जैसे विभिन्न विषैले पदार्थ जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि से सुरक्षा मिलती है, अतः यकृत स्वस्थ रहता है, सुचारू रूप से कार्य करता रहता है। विटामिन ई के अभाव में यकृत में विकार उत्पन्न होते हैं तथा इसका पता हमें बाद में चलता है। कमी के प्रभाव। वयस्कों में इस विटामिन की कमी के प्रभाव कम देखे जाते हैं, क्योंकि इसकी पूर्ति आहार द्वारा हो जाती है। बालकों में इसकी कमी के प्रभाव देखे गए हैं। विटामिन ई के अभाव में शरीर में कई प्रकार की बीमारियां एवं विकृतियां हो जाती है। यद्यपि इस विटामिन की कमी शरीर में नहीं होती है, किंतु यदि शरीर में बहु असंतृप्त वसीय अम्लों की अधिकता हो जाए तो यह विटामिन कम हो जाता है। विटामिन ई की कमी से निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। पहला, प्रजनन क्षमता में कमी। विटामिन ई के अभाव में प्रजनन अंग सुचारू रूप से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं और यौन हार्मोन के स्रवण में असंतुलन एवं गड़बड़ियां उत्पन्न होती हैं। पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कई कोशिकाओं का नाश होने लगता है, अतः स्वस्थ शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता और अस्वस्थ, कमजोर तथा निःशक्त शुक्राणु अंडाणु का विभेदन करने में असमर्थ होते हैं और गर्भधारण की क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। यकृत का नेक्रोसिस। जब चूहों को विटामिन ई रहित आहार लंबे समय तक दिया गया तो यकृत में रोग हो गया तथा इस कारण उनके यकृत धीरे धीरे जलकर नष्ट होने लगे। मनुष्य के यकृत को यह विभिन्न विषैले तथा हानिकारक पदार्थों से भी सुरक्षा प्रदान करता है, किंतु विटामिन ई के अभाव में यह संभव नहीं हो पाता। इस कारण यकृत में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। विषैले तत्व यकृत की कोशिकाओं को नष्ट करने लगते हैं, जिसके कारण यकृत की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं और मर जाती हैं। यकृत की कोशिकाओं का मरना ही यकृत का नेक्रोसिस भी कहलाता है। इरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस। यहाँ इरिथ्रोसाइट से तात्पर्य लाल रक्त कणिकाओं से और हीमोलाइसिस का तात्पर्य है ब्रेकडाउन होना। विटामिन ई के अभाव में लाल रक्त कणिकाओं का नाश होने लगता है। आरबीसी का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता एवं रक्ताल्पता हो जाती है। विटामिन ई के अभाव में कभी कभी छोटे शिशुओं में आरबीसी के अधिक नष्ट होने तथा हीमोग्लोबिन से अलग होने के कारण रक्ताल्पता रोग भी हो जाता है। मांसपेशीय ऐंठन। विटामिन ई के अभाव में शरीर की पेशियों में कमजोरी हो जाती है तथा कोशों में टूट फूट की मरम्मत
नहीं होती। मांसपेशियों में अनावश्यक संकुचन होने लगता है और पेशियों में तीव्र ऐंठन एवं दर्द शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ई के अभाव में हृदय रोग, यकृत में घाव, नेक्रोसिस, रजोनिवृत्ति के बाद हार्मोनल असंतुलन भी हो जाते हैं। प्राप्ति के स्रोत। विटामिन ई हमने पहले भी कहा, सूर्य का रोशनी विटामिन ई का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है, जिससे त्वचा में विटामिन डी की पर्याप्त प्राप्ति हो जाती है। दिन भर में 10 से 15 मिनट अगर आप विटामिन डी का सेवन सूर्य की रोशनी में करते हैं अपने अग्रबाहु और अपनी गर्दन और चेहरा खुला रखे हुए, तो आपको पर्याप्त विटामिन डी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त सर्वोत्तम साधन के रूप में गेहूँ के भ्रूण का तेल, सैफ्लावर ऑयल, चावल के चोकर का तेल, अलसी का तेल, तिल का तेल, बिनौले का तेल इत्यादि सभी विटामिन ई के श्रेष्ठ स्रोत में आते हैं। हमने पहले भी कहा था ये वसा विलेय विटामिन है, इसलिए ये तेलीय पदार्थों में आराम से मिलता है। इस टेबल में कुल विटामिन ए मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तथा टोकोफिरॉल जो कि एक्टिव विटामिन ई है की मात्रा दोनों दी गई है। विटामिन ई के उत्तम साधनों के रूप में जौ, जई का आटा, चावल, पॉलिश किया हुआ चावल, संपूर्ण गेहूँ का आटा व मैदा को रखा गया है तथा निकृष्ट साधनों में फल व सब्जियां जैसे कि गाजर, प्याज, टमाटर, केला, संतरा, मुर्गी का मांस, अंडा इत्यादि आते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन ई की दैनिक आवश्यक मात्रा बहु असंतृप्त वसी अम्ल अर्थात पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पर निर्भर करती है। शिशु को रक्ताल्पता से बचाने के लिए 2 से 10 मिलीग्राम तक विटामिन ई की प्रतिदिन विटामिन ई की आवश्यकता होती है। माता के दूध में पर्याप्त मात्रा में 2 to 5 मिलीग्राम प्रति लीटर टोकोफिरॉल होता है, जिससे उसकी दैनिक मांग की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है। गाय के दूध में विटामिन ई की कम मात्रा विद्यमान रहती है, इसीलिए गाय के दूध पर पलने वाले बालकों का विटामिन ई का स्तर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वयस्कों में कुल ऊर्जा का 25% भाग यदि वसा से ग्रहण किया जाता है तो 3 मिलीग्राम विटामिन ई पर्याप्त होती है, किंतु यदि पूफा की मात्रा बढ़ा दी जाए तो विटामिन ई की मांग भी बढ़ जाती है। यदि 7 ग्राम पूफा आहार में है तो 10 मिलीग्राम विटामिन ई ही पर्याप्त होती है, किंतु यदि पूफा की मात्रा अधिक है तो विटामिन ई की मांग भी बढ़ जाती है। आज हमने विटामिन ई के स्रोत, कार्य, कमी के प्रभावों के बारे में अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले अध्ययन सत्र में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।